हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एमपी बोर्ड का सैम्पल पेपर सॉल्यूशन हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने 3 मार्कर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें से 4 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं और बचे हुए 4 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, एंड अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। उसमें मैंने एमपी बोर्ड का जो सैम्पल पेपर है उसके हर क्वेश्चन को कंप्रहेंसिवली डिस्कस किया है। उस क्वेश्चन के साथ कौन सा कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड है उसको रिवाइज भी करवाया है, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर रिविजन पर्पस। ठीक है, यू कैन फाइंड द प्ले लिस्ट ऑन दिस चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। बोर्ड एग्जाम के पहले हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे टॉपिक्स का हम रिविजन करवा दें, ताकि जो भी बच्चा इस चैनल को फॉलो कर रहा है उसके मैक्सिमम चांस हो 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने का। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है उसमें आपको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, और आपको कुछ कंडीशंस गिवन होती हैं, है ना। वो कंडीशंस लीनियर इनइक्वालिटीज के फॉर्म में होती हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो 11th क्लास में आपने जो ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ा होगा उसका आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ताकि आपको इन इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ प्लॉट करते आए, आपको रीजन पता करते आना चाहिए कि कौन से रीजन की बात हो रही है। ठीक है, ये पहला स्टेप है। उसके बाद फिर हम बाउंडेड रीजन को पता करते हैं, अगर अनबाउंडेड है तो क्या करते हैं, तो उसमें ये 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको फिर हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, एंड इस क्वेश्चन को करवाने के पहले लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू ब्रीफली कि हमें लीनियर इनइक्वालिटीज़ का ग्राफिकल मेथड किस तरह से सॉल्व करना होता है, हम किस तरह से ग्राफ को या फिर रीजन को पहचान सकते हैं। ठीक है, सो इसी क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी आपको कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिया हो, उसमें आपको क्या बोलेगा, वो सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, आपको एक फंक्शन दिया होता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि यहाँ पे जो z का वैल्यू दिया हुआ है 3x + 9y, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको हमको या तो मिनिमाइज करना होगा या तो मैक्सिमाइज करना होगा। आप देख सकते हैं अगले क्वेश्चन में मैक्सिमाइज करने को बोला है। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है ना, ये एक्स और वाई में एक लीनियर फंक्शन ही होता है। ठीक है, और कुछ आपको कंस्ट्रेंट्स गिवन होते हैं, कुछ कंडीशंस गिवन होती है, यानी कि आपको इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू पता करना है, इन कंडीशंस के अंतर्गत कितना आएगा और कहां पे आएगा। ओके, और ये हमको क्या यूज करना है यहाँ पे, ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले तो इसका प्रोसीजर क्या है सॉल्व करने का। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना होगा सारे इक्वेशंस को। ठीक है, यानी कि ये इक्वेशन दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखा है, ये सारे जो इक्वेशंस आपको दे रखे हैं इनइक्वालिटीज के फॉर्म में, इनको हमको पहले प्लॉट करते आना चाहिए। तो पहले हम उसको समझते हैं। ओके एवरीवन, सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नंबर 18। सो गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दे रखा है, z = 3x + 9y, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। एंड गिवन कंस्ट्रेंट्स, आर, हमें कंस्ट्रेंट कौन कौन से दे रखे हैं, पहला तो x + 3y <= 60, सेकंड दे रखा है हमको x + y > 10, x <= y, x <= 0, y <= 0। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें कुल मिला के 5 कंडीशंस दे रखी हैं। अब इनको हम इंटरप्रेट किस तरह से करें वो हमको समझना होगा। देखिए बच्चों, जब कभी भी आपको बोले x <= 0, आप हमेशा सबसे पहले जो ग्राफ पेपर हो उस पर आप अपनी एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही आपने एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है, अब हमको पॉइंट्स को प्लॉट करना होगा। देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। इतना हम सभी जानते हैं कि राइट साइड में एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होता है
लेफ्ट साइड में x का वैल्यू नेगेटिव होता है, ऊपर की तरफ y का वैल्यू पॉजिटिव होता है और नीचे y का वैल्यू नेगेटिव होता है। ठीक है, अब आप देखो x का वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। ग्रेटर और इक्वल टू 0 का मतलब क्या, 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा होना चाहिए, दैट मीन्स पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि मैं राइट हैंड साइड y एक्सिस के राइट हैंड साइड पे ही अपना ग्राफ देखूंगा। फिफ्थ कंडीशन को देखो, y ग्रेटर और इक्वल टू 0, y का वैल्यू 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि अप साइड, समझ रहे हो आप, जहां पे y एक्सिस पॉजिटिव हो। अब इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर दोगे तो आपको समझ में आएगा ये दोनों कंडीशन क्या कह रहे हैं कि आपका जो ग्राफ होगा यू हैव टू लुक इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी कि हम जो भी अपना फोकस करेंगे सॉल्यूशन का वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फोकस करेंगे, इसके बाहर हम नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू भी पॉजिटिव होना चाहिए और y का वैल्यू भी पॉजिटिव होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब आप ये देखो थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 0। अब मैं यहां से आपको प्लॉट करना सिखाता हूं कि आप इस इक्वेशन को किस तरह से प्लॉट कर सकते हो। अभी ये इनइक्वालिटी है, लेकिन जब भी हम देखो, जब भी हम इक्वेशन को ड्रॉ करते थे 10th क्लास में, अगर मैं आपको बोलता x प्लस वाई इक्वल टू 3 को ड्रॉ करो तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलता था, राइट? पर अगर मैं यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन लगा दूं तो आपको एक रीजन मिलता है। कैसे रीजन मिलता है अभी हम समझते हैं। मान लीजिए आपको इस इनइक्वालिटी का कौन सा रीजन होगा ये ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो आप सबसे पहले क्या करा करो, इस इनइक्वालिटी को रफ पेज पे अलग से सॉल्व किया करो। कैसे? आपको पहले इनइक्वालिटी का साइन हटा के केवल इक्वल टू 0 वाला केस सॉल्व करना है। तो हमने क्या करा, लेस देन को इग्नोर करा, x माइनस वाई इक्वल टू 0। अभी ये इक्वेशन को, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, तो इस स्ट्रेट लाइन को पहले हम प्लॉट करेंगे। अब आप स्ट्रेट लाइन कैसे पहचानोगे, तो आप देख सकते हो जब आप x का वैल्यू यहाँ पे 0 रख रहे हो तो y का वैल्यू भी 0 आएगा, जब आप y का वैल्यू 0 रखोगे तो x का वैल्यू 0 आएगा। यानी कि ये जो मेरी स्ट्रेट लाइन है ये ओरिजिन से पास हो रही है 0,0 से। ठीक है, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा, y का वैल्यू 1 रखेंगे तो x का वैल्यू 1 आएगा। यानी कि ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, तो अब हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स से वी आर ड्रॉइंग दिस लाइन, ओरिजिन से पास होने वाली ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, कहां से पास हो रही है ये 0,0 से। ये कौन सी लाइन है, x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब बच्चों जैसे ही आपने x माइनस वाई इक्वल टू 0 को ड्रॉ कर दिया, अब आपको क्या करना होता है, देखो ये सारे जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना एडिशनल चीजें, कि स्ट्रेट लाइन बनाना है, उसको प्लॉट करना है, फिर इक्वालिटी पहचानना है, ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो इसको हमें बोर्ड एग्जाम के सॉल्यूशन में नहीं दिखाना है, ये हम रफ पेज पे कर सकते हैं, हमें एग्जाम में डायरेक्टली इनको प्लॉट करना है। ठीक है, अब हमें इनइक्वालिटी का यूज करना है। इनइक्वालिटी का हम कैसे यूज करेंगे, हमें तो एक्चुअली सॉल्व करना था x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 0। अब आप कोई भी ऐसा पॉइंट चूज करो जो इस लाइन पे नहीं हो, कोई भी पॉइंट रैंडमली चूज कर लो, लेट्स से मैं, और वो पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि कहां होगा। तो लेट्स से मैं चूज कर रहा हूं x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 0। मैंने एक रैंडम पॉइंट 10,0 चूज करा, इसको आप इसमें पुट करके देखो। अगर आप x का वैल्यू 10 पुट करोगे तो 10 माइनस 0 लेस देन और इक्वल टू 0, तो 10 लेस देन और इक्वल टू 0, ये ट्रू है या फॉल्स है? इज दिस ट्रू और फॉल्स? ये तो फॉल्स है भाई, 10 0 से छोटा कैसे होने लगा, नहीं हो सकता। यानी कि ये जो 10,0 वाला पॉइंट है ये मेरे सॉल्यूशन में नहीं आएगा, ये मेरे इनइक्वालिटी से जो रीजन बनेगा उसमें नहीं आने वाला है। सर रीजन मतलब, और आसान शब्दों में समझो बेटा, ये जो स्ट्रेट लाइन है, क्या आप देख पा रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन तो इन्फिनिटी तक जाएगी, ये तो रुकेगी थोड़ी। तो इस स्ट्रेट लाइन ने आपके इस पूरे प्लेन को दो हिस्सों में बांट दिया कि नहीं, एक हिस्सा इस तरफ वाला, एक हिस्सा इस तरफ वाला। यानी कि जब भी हम इक्वल टू 0 रखते थे तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलता था, अगर हम लेस देन या ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो यहां पे रीजन बन जाएगा। कैसा रीजन, या तो वो ये वाला रीजन होगा या तो वो ये वाला रीजन। अब हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमने पॉइंट को चेक करा। हम कोई भी रैंडम पॉइंट उठा के चेक करते हैं, जैसे कि हमने क्या चेक करा अभी 10,0। बच्चों 10,0 कहां पे होगा, एक्स एक्सिस पे, यहां पे कहीं। क्या 10,0 रखने पे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, क्या कंडीशन ट्रू आ रही है? नहीं। अगर किसी भी पॉइंट को जो हम चेक कर रहे हैं उसको रखने पे कंडीशन ट्रू नहीं आए, दैट मींस ये वाला पॉइंट मेरा रीजन में नहीं आएगा, मेरे सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं होगा। यानी कि ऑटोमेटिकली मेरा सॉल्यूशन रीजन कौन सा हो जाएगा, इसका अपोजिट वाला। यानी कि ये वाला रीजन तो हो नहीं सकता, यानी कि ये वाला रीजन मेरा फिजिबल होगा। इज दिस फाइन? एक और एग्जांपल से समझो। लेट्स से मैं इसमें पॉइंट रखता 0,20। मैं अगर 0,20 इसके अंदर पुट करूं तो 0 माइनस 20 लेस देन इक्वल टू 0,
-20 लेस देन और इक्वल टू 0, ये तो ट्रू है भाई। -20 0 से छोटा होता है। 0 का -20 कहाँ पे आएगा? वाई एक्सिस पे। वेट, हाँ 0,20, 0,20 कहाँ पे आएगा? वाई एक्सिस पे, तो 0,20 यहाँ आएगा। अब आप देखो 0,20 जो पॉइंट है उस पे कंडीशन ट्रू आ रही है, सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि जो रीजन, जिस रीजन में ये पॉइंट है, ये पूरा का पूरा रीजन मेरा फिजिबल है। इज दिस फाइन? आपको फिजिबल रीजन पहचानना आ गया? आप कोई भी रैंडम पॉइंट चेक कर लो, अगर उस पर कंडीशन ट्रू आ जाए तो जहां पे वो पॉइंट है वो रीजन मेरा फिजिबल बन जाएगा, वो मेरा सॉल्यूशन में आएगा। अगर फॉल्स आ जाए तो दूसरा वाला आएगा। ठीक है? इज दिस फाइन एवरीवन? ओके, तो अभी हमने क्या करा, हमने यहां पे चेक करके देखा कि अगर हमको लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए तो 10,0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, यानी कि 10,0 छोड़ के जो दूसरा रीजन बचेगा वो मेरा फिजिबल रीजन है। तो मैं याद रखूंगा अपने माइंड में कि मेरे को इसके ऊपर वाला रीजन चूज करना है, मुझे इसके ऊपर वाला रीजन चूज करना है। सॉरी फॉर दैट, जस्ट अ मिनट। ये वाला, ठीक है, इस लाइन के ऊपर वाला रीजन, ये वाला रीजन मेरा फिजिबल आंसर बनेगा। इज दिस फाइन? अब ये जो सेम प्रोसेस हमने यहां पे अप्लाई किया था, हाँ जी, तो हमने जो सेम प्रोसेस यहां पे अप्लाई किया था उसी को हम बाकी के इक्वेशन में भी सॉल्व करेंगे। अब देखो हमें इतना समझ में आ गया कि ये वाली जो इनइक्वालिटी है इसके अकॉर्डिंग जो मेरा रीजन होगा वो इस स्ट्रेट लाइन के इस तरफ वाला रीजन होने वाला है, इस तरफ वाला। ठीक है, इसी प्रकार मैं क्या करूंगा, पहले इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, तो वहां से मैं क्या करूंगा, x + 3y पहले तो इक्वल टू 60 को ड्रॉ करूंगा। इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है, आप सिंपली x का वैल्यू 0 पुट करो, y का वैल्यू कितना आएगा, 3y = 60 यानी कि 20, और y को 0 पुट करो तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60। तो आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे, और 2 पॉइंट मिलते ही आपको लाइन मिल जाएगी। 2 पॉइंट कैसे मिले, x 0 y 20, 0,20 y 0 x 60, 60,0। इन 2 पॉइंट को आप लोकेट करो, तो 60,0 कहाँ आएगा बच्चों, यहाँ पे कहीं आएगा 60,0 लेट्स से, और 0,20 कहाँ पे आएगा, इधर कहीं। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। कौन सी लाइन हमने ये ड्रॉ कर लिया है, फर्स्ट इक्वेशन, x + 3y = 60। लेकिन मुझे तो क्या दिया हुआ था, x + 3y लेस देन इक्वल टू 60 दिया हुआ था। अब मैं क्या करूं, तो आप कोई भी रैंडम पॉइंट चूज करके देख लो। लेट से हम ओरिजिन चूज करते हैं, 0,0 को चेक कर लेते हैं। 0,0 को इसके अंदर पुट करेंगे तो 0 + 3 × 0 लेस देन इक्वल टू 60, 0 लेस देन इक्वल टू 60, ये तो ट्रू कंडीशन है, यानी कि 0,0 मेरे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन में आएगा। तो 0,0 ओरिजिन कहां पर है, ओरिजिन तो यहां पर है, यानी कि इस लाइन के जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जिसके अंदर ओरिजिन आ रहा है, ये वाला हिस्सा मेरा सॉल्यूशन में आएगा। ठीक है, इज दिस फाइन एवरीवन? अब ये हमें पता चल गया। अब लास्ट है आपका x + y > 10। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये सारा काम आपके रफ पेज में होगा। आपने जो सॉल्यूशन लिखोगे उसमें आपको डायरेक्ट ग्राफ पेपर पे ये लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, और फिर जो फाइनल रीजन एक आएगा ना उसको हम शेड करेंगे। कैसे करेंगे दिखाते हैं आपको। तो x + y > 10 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन पहले इससे इक्वेशन निकाल लो, x + y = 10। x + y = 10 को कैसे ड्रॉ करेंगे, x को 0 रखा, y का वैल्यू 10, y को 0 रखा, x का वैल्यू 10, तो 2 पॉइंट मिल जाएंगे आपको, 0,10 और 10,0। इनको प्लॉट कर लेते हैं, 0,10 और 10,0 यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो लाइन है मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब अगेन हमें तो क्या बोला था उसने, > 10 बोला था, तो इसमें हम 0,0 पुट करके देख लेते हैं। अगर हम इसमें 0,0 रखेंगे तो 0 + 0 > 10, 0 > 10, ये क्या है, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये तो फॉल्स है। फॉल्स मतलब 0,0 पॉइंट जहां पर है वो वाला हिस्सा मेरा आंसर में नहीं आएगा, उसके अपोजिट वाला आएगा। तो आप खुद देख के बताइए मुझे बच्चों कि ये जो लाइन अभी हमने ड्रॉ करी, 0,0 जो है वो सॉल्यूशन में नहीं आएगा, यानी कि 0,0 का अदर वाला रीजन, यानी कि इस लाइन के ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, इस लाइन के ऊपर वाला हिस्सा यहां पे मेरे रीजन में आएगा। इज दिस फाइन ऑल ऑफ यू? बाकी फोर्थ और फिफ्थ कंडीशन तो हमने बना ही ली थी,
अब हम क्या करते हैं, इन सबको कंबाइन कर देते हैं, तो हमारा एक फाइनल हमको रीजन मिलेगा। अब आप मुझे बताओ, हमें इस लाइन के तो लेफ्ट में रहना है, वेट अ मिनट, हमें इस लाइन के तो लेफ्ट में रहना है, इस वाली लाइन के नीचे जाना है और इस वाली लाइन के ऊपर रहना है। तो आप देख पा रहे हो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, तो आप देख पा रहे हो कि ये वाला जो रीजन बन के आएगा ये मेरा एक फीजिबल रीजन है। इज दिस फाइन फॉर एवरीवन? अब मैं अननेसेसरी चीजों को एक बार इरेज कर देता हूं। हाँ जी, अभी अभी सबको क्लियर है बात? तो ये जो मैंने शेड करा है रीजन, ये मेरा एक फिजिबल रीजन है ना। इसको अपन थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, ये वाला रीजन। अब जब भी आपका जो फिजिबल रीजन है वो बाउंडेड आ जाता है, बाउंडेड का मतलब क्या, चारों तरफ से बंद है, तो वी कैन से हियर फर्स्ट वी विल ड्रॉ द ग्राफ्स, रिक्वायर्ड ग्राफ्स, एंड देन व्हाट वी विल राइट, तब हम लिखेंगे क्लियरली द फिजिबल रीजन ABCD is bounded, hence we will use the corner point method for the solution। अब ये कॉर्नर पॉइंट मेथड क्या है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो जो मैंने ABCD नाम दिया मैं उसको लिख देता हूं। लेट्स से दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C एंड दिस पॉइंट इज D। अब बच्चों एक और बात, यहां पर हमें ये ABCD पॉइंट निकालने होंगे। देखो आपके पास A पॉइंट तो ऑलरेडी मौजूद ही है। A पॉइंट क्या है बेटा, 0,20। D पॉइंट भी आपको पता ही है, ये हमने अभी सॉल्व करके निकाला था 0,10। C पॉइंट हम कैसे निकालेंगे आप बताओ। ये जो C पॉइंट है ना, ये वाली स्ट्रेट लाइन और इस वाली स्ट्रेट लाइन का सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो ये वाली जो स्ट्रेट लाइन थी वो कौन सी लाइन थी, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये वाली लाइन कौन सी थी, x प्लस 3y इक्वल टू 60। तो जब मैं x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 0 इनको सॉल्व करूंगा तो पॉइंट C मिलेगा। और B पॉइंट मुझे कैसे मिलेगा, उसको सॉल्व करने के लिए मुझे स्ट्रेट लाइन x प्लस 3y इक्वल टू 60 और स्ट्रेट लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 0 को सॉल्व करना होगा, है ना। तो ये भी आप रफ पेज में कर सकते हो। तो फॉर पॉइंट C x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 0 को सॉल्व कीजिए, एलिमिनेशन लगाएंगे ऐड करके, तो 2x इक्वल टू 10, x का वैल्यू 5 आ जाएगा। जब x का वैल्यू 5 आया और यहाँ पे हम पुट करेंगे तो y का वैल्यू भी 5 आ जाएगा। तो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 5,5। इसी प्रकार पॉइंट B कैसे निकालेंगे, फॉर पॉइंट B हमें x प्लस 3y इक्वल टू 60 यानी कि ये वाला स्ट्रेट लाइन और x माइनस वाई इक्वल टू 0 ये वाला लाइन है ना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से 4y इक्वल टू 60, तो y का वैल्यू 15 आ जाएगा। और जब y का वैल्यू 15 आ गया है, यहाँ पे पुट करोगे तो x का वैल्यू भी 15 आ जाएगा। तो पॉइंट B क्या बन जाएगा आपका, 15,15। और पॉइंट A ऑलरेडी है हमारे पास 0,20। इज दिस फाइन? अब बेटा इन्हीं को बोला जाता है कॉर्नर पॉइंट्स। आप देख पा रहे होगे डिफरेंट डिफरेंट लाइंस को इंटरसेक्ट करने से जो मेरा बाउंडेड रीजन बना है, फीजिबल रीजन बना है, उस पे जो कॉर्नर वैल्यूज होती हैं उनके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं यानी कि ये वैल्यूज, इनको मैं बोलता हूं कॉर्नर पॉइंट्स। अब मेरा थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम ये कहती है कि जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, अगर मुझे उसको मैक्सिमाइज करना है या फिर मिनिमाइज करना है, वो कॉर्नर पॉइंट पे ही मिलेगा। उसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कॉर्नर पॉइंट पे मिलेगा। तो हम क्या करेंगे यहां पर, हमें क्वेश्चन में बोला था कि हमको इसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। वी हैव टू मिनिमाइज दिस फंक्शन, वी हैव टू मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 9y। तो आप क्या करोगे, आप एक टेबल ड्रॉ करते हो। टेबल कैसे ड्रॉ करोगे आप यहां पे लिखोगे कॉर्नर पॉइंट
और यहाँ पे आप लिखोगे वैल्यू ऑफ z। ठीक है। अब बच्चों पहला कॉर्नर पॉइंट क्या है हमारे पास? पहला कॉर्नर पॉइंट है a, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,20। अब आप इन पॉइंट्स को इस z में पुट करके देखो, तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 20 यानी कि 180। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? b। बी पॉइंट में हमको क्या दे रखा है? 15,15। जब हम 15,15 पुट करेंगे तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 इंटू 15 प्लस 9 इंटू 15, तो 45 प्लस 135, अगेन ये 180 आ जाएगा। पॉइंट सी को इसमें पुट करके देखो, पॉइंट सी कितना है हमारा? 5,5। तो जब हम इसमें 5,5 रखेंगे तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 5 यानी कि 15 प्लस 45 यानी कि 60। और पॉइंट डी यानी कि 0,10 अगर मैं पुट करूंगा तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 90। अब आप देख सकते हो हर कॉर्नर पॉइंट पे z का हमको कोई ना कोई वैल्यू मिला है, और क्वेश्चन में हमको क्या बोला था? इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने का मतलब क्या हुआ कि कौन से कॉर्नर पॉइंट्स पे मेरे को मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। तो आप देख सकते हो जो मिनिमम वैल्यू है वो मुझे पॉइंट सी पे मिल रहा है। यस और नो? जो मिनिमम वैल्यू है वो मुझे पॉइंट सी पे मिल रहा है। So what we will write? Clearly z is equal to 3x plus 9y is minimum at point C 5,5। और उसका मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा? इस पॉइंट को पुट करने पे 60। ठीक है। एंड दैट इज अवर सॉल्यूशन। ये हमने ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व कर दिया है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया है जस्ट टू एक्सप्लेन यू दोज 11th क्लास वाले पॉइंट्स कि हम ये स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करके रीजन कैसे पहचानते हैं, है ना। आई होप इट इज क्लियर। बाकी अभी हम जब ये सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे तो एक बार फिर से आपका रिविजन हो जाएगा सेम पॉइंट पे। ओके एवरीवन, सो लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया है बच्चों? हमें सेम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है और इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमको मैक्सिमाइज करना है, और कंस्ट्रेंट हमको ये सारे दे रखे हैं। ठीक है, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन? z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई। ठीक है, और कंस्ट्रेंट्स क्या दे रखे हैं? द कंडीशंस आर गिवन एज x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 50, हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। फिर सेकंड इक्वेशन क्या दिया है? 3x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 90। और थर्ड कंडीशन क्या है? x ग्रेटर और इक्वल टू 0। फोर्थ कंडीशन है y ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब देखो पिछले क्वेश्चन से हमें क्या बेनिफिट मिला है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि ये दोनों का मतलब क्या है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपना फिजिबल रीजन ढूंढेंगे। तो लेट अस ड्रॉ दिस। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। सबसे पहले मुझे फर्स्ट इक्वेशन का रीजन पता करना है, तो मैं क्या करूंगा? अब मैं थोड़ा क्विकली यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। x प्लस वाई इक्वल टू 50 को सॉल्व करूंगा। x को 0 रखा तो y का वैल्यू कितना आएगा? 50, तो 0,50 एक पॉइंट मिल गया। y को 0 रखा तो x का वैल्यू 50 आएगा, तो 50,0। ठीक है, तो 0,50 एंड 50,0 ये दो पॉइंट्स मुझे मिल गए। इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन मिल गई मुझे? ये बन गई आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 50 वाली लाइन। ठीक, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया? लेस देन 0। लेस देन, अब लेस देन दिया मतलब मैं इसमें 0,0 पुट करके चेक करूंगा। x का जगह 0, y की जगह 0, लेस देन और इक्वल टू 50, 0 लेस देन और इक्वल टू 50। ये तो ट्रू कंडीशन है। ट्रू मतलब ओरिजिन कहां पर है? ये 0,0 ओरिजिन यहां पर है, यानी कि ओरिजिन मेरे रीजन में आएगा, मेरे सॉल्यूशन का हिस्सा होगा। तो मैं यहाँ पे क्विक
हल्का सा अपने लिए आइडिया लगा लेता हूँ कि अच्छा मेरे को इसके नीचे वाला रीजन लेना है, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन कब आएगा, जब मैं इसके नीचे वाले रीजन को पिक करूंगा। ठीक है, आई होप इज दिस क्लियर। पिछले क्वेश्चन में हमने बहुत आराम से इसको सॉल्व किया था, इसलिए अभी थोड़ा क्विकली कर रहे हैं। सेकंड इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं। तो पहले तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 को ड्रॉ करेंगे। x को 0 रखा, y का वैल्यू 90 आएगा, और y को 0 रखो, x का वैल्यू आएगा 3x इक्वल टू 90, तो x का वैल्यू आ जाएगा 30। तो पॉइंट क्या मिल जाएंगे हमको, 0,90 और 30,0। तो 30,0 पॉइंट कहाँ पे मिलेगा बच्चों, 30, ये वाला पॉइंट क्या था 50,0, ये वाला पॉइंट था 0,50। 30,0 यहाँ कहीं मिलना चाहिए, और 0,90 यहाँ ऊपर तरफ 0,90। अब इनको हमको ज्वाइन करना होगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया। ये सेकंड इक्वेशन का आया 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 का इक्वेशन बन गया है। अब यहाँ पे मेरे को एक इंटरसेक्शन मिल रहा है। ठीक है, इसको मैंने इंटरसेक्शन को ड्रॉ कर दिया। बाकी x ग्रेटर देन 0 लेना है, y ग्रेटर देन 0 लेना है। अभी इसका रीजन हम निकालना भूल गए। इसका रीजन क्या आएगा बच्चों, उसने बोला लेस देन इक्वल टू 90। तो अगेन यहाँ पे आप ओरिजिन पुट करके देखो 0,0, तो 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 90, ये तो ट्रू आएगा। ट्रू आएगा मतलब ओरिजिन इसके अंदर आना चाहिए, यानी कि इस लाइन के भी इस तरफ वाला रीजन जिसमें ओरिजिन आ रहा है वो मेरा फीजिबल रीजन होगा। अब मैं इन दोनों बातों को ध्यान रखते हुए अपना फीजिबल रीजन ड्रॉ कर लेता हूं। तो मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहना है, और दोनों लाइनों के नीचे वाला रीजन, तो जो कॉमन रीजन आ जाएगा, जैसे कि ऊपर जो इन चारों से जो रीजन आ रहा था उसका जो कॉमन हिस्सा था उसको हमने फीजिबल रीजन बोला था, यहां पे भी वही करेंगे। तो यहां पे हमारा फीजिबल रीजन कौन सा आ जाएगा, यहां पे फीजिबल रीजन आ जाएगा ये वाला। आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। ठीक है, तो हमारा फीजिबल रीजन कौन सा आ चुका है, ये वाला रीजन। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ। ये हो गया मेरा पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ये आ जाएगा पॉइंट सी, और ये आ जाएगा पॉइंट डी। तो मेरे पास 4 कॉर्नर पॉइंट आ गए। अब बस मेरे पास पॉइंट ए डी और सी तो अवेलेबल है, पॉइंट बी कैसे निकलेगा बच्चों। अगेन पॉइंट बी आप देखो किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। सो पॉइंट बी इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 एंड द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 50। तो पॉइंट बी के लिए हमको इनको सॉल्व करना होगा। तो हमने x प्लस वाई इक्वल टू 50 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 को सॉल्व करा। सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास -2x इक्वल टू -40, तो x का वैल्यू 20 आ जाएगा। जैसे ही x का वैल्यू 20 मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो y का वैल्यू 30 आ जाएगा। तो ये पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ जाएंगे 20,30। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस कंप्लीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला, हियर द फीजिबल रीजन ABCD इज बाउंडेड। अच्छा, अगर रीजन बाउंडेड ना हो तो किस तरह से सॉल्व किया जाता है, दैट वी विल डिस्कस जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर को जब हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम ये वाला पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज इट विल बी वेरी लॉन्ग, दिस वीडियो विल बिकम वेरी लॉन्ग। तो हमारा जो पर्पस है सैम्पल पेपर को सॉल्व करने का, हम अभी इतना ही रखते हैं, है ना। डिटेल जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो हियर द फीजिबल रीजन ABCD इज बाउंडेड। अगर बाउंडेड है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे बच्चों, कॉर्नर पॉइंट मेथड। कॉर्नर पॉइंट मेथड क्या कहता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आपको कॉर्नर पॉइंट्स पे ही मिलेगा ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। वी नीड टू मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई। तो अगेन मैं यहां पे टेबल बनाऊंगा, यहां पे लिखूंगा कॉर्नर पॉइंट, यहां पे लिखूंगा वैल्यू ऑफ z, पहला कॉर्नर पॉइंट क्या है a, 0,50,
तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 50 यानी कि 50। दूसरा कॉर्नर पॉइंट है b 20,30 तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 इंटू 20 प्लस 30 यानी कि 110। c कॉर्नर पॉइंट क्या है हमारा 30,0 तो z का वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 30 प्लस 0 दैट विल बिकम 120 और पॉइंट डी क्या है आपका ओरिजिन, z का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 0 यानी कि 0। अब बच्चों हमको मैक्सिमाइज करना है तो आप बताओ मैक्सिमम वैल्यू हमको कहाँ पे मिल रहा है, तो वी आर गेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट सी। राइट तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा क्लियरली z इज मैक्सिमम एट पॉइंट सी 30,0 and maximum value of z is 120. Is this clear everyone? तो इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पे आपको ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा, है ना। बाकी इसके आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ये स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन इज डन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 19 जो कि है प्रोबेबिलिटी से। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में, बैग ए कंटेन्स 3 white and 4 red balls, bag B contains 5 white and 6 red balls. If a ball is taken out from these bags and it is found to be red. देखो कई बच्चों को डाउट होता है बेस थ्योरम में। बेस थ्योरम की पहचान ही यही है कि आपको ये स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलता है कि कोई आपने एक इवेंट परफॉर्म कर रहे थे, आप उस इवेंट में आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई, हमने बॉल निकाली बैग में से एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट दिस बॉल फ्रॉम द बैग बी। ठीक है, अब बेस थ्योरम वर्क इस तरह से करता है ना, मैं आपको उसका एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन में जितने भी कंफ्यूजन है वो सारे ठीक हो जाएं। ठीक है, देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी मैं बेस थ्योरम का आपको पूरा मैथमेटिकल फॉर्मूला या फिर सबसेट थ्योरी वाला जो फॉर्मूला है पूरा डिटेल वो नहीं बताने वाला हूं, एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं। जैसे कि इसी प्रॉब्लम को आप समझो, आप ऐसे मान के चलो कि आपके पास जो दो बैग्स थे, बैग ए और बैग बी, अगर हम कौन सा इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं, हमने बॉल पिक करा और बॉल रेड आ गया है, यानी कि हमारा जो इवेंट है वो क्या है, बॉल को उसमें से निकालना। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी हम किस चीज़ की निकाल रहे हैं यहाँ पर, एक तो बॉल रेड होनी चाहिए और बॉल रेड है, अगर हमको ऐसा पता चल गया तो हमको ये बताना है कि वो बैग बी से आई थी कि नहीं आई थी। आसान शब्दों में, बैग ए के अंदर कितनी बॉल्स थी, 3 white and 4 red, 3 white and 4 red balls। बैग बी में कितनी वाइट बॉल्स थी, 5 white and 6 red balls। ऐसे इमेजिन करो कि एक अंधेरे कमरे में ये दो बैग्स रखे हुए हैं, आप गए, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, आपके सामने बस दो बैग हैं, आपने किसी एक बैग में हाथ डाला, आपने एक बॉल निकाली और आप कमरे के बाहर आ गए। समझ रहे हो, अब आपने कमरे के बाहर आके देखा कि अरे मेरे हाथ में जो बॉल है ये तो रेड है। अब आप किस चीज की प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हो, आप ये देखना चाह रहे हो कि अच्छा ये जो बॉल रेड मेरे हाथ में है ये बैग बी से निकली होगी, इस बात के क्या चांस है, क्योंकि रेड बॉल तो जो है, रेड बॉल कैसे कैसे आ सकती थी, रेड बॉल तो हमारे पास बैग ए से भी मिल सकता था, बैग बी से भी मिल सकता था। तो मुझे ये चांसेस बताने हैं कि जो रेड बॉल मुझे मिला है वो बैग बी से निकला होगा। दिस इज व्हाट बेस थ्योरम इज यूज्ड फॉर, है ना, कि एक इवेंट हो जाए तो हमें यह पता करना है कि ये इवेंट इस वजह से हुआ होगा, इस सोर्स के कारण हुआ होगा, इस रास्ते से हुआ होगा। सर रास्ते से मतलब आपने एक टर्म पढ़ा होगा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों बॉल अगर मुझे रेड चाहिए, वो कितने तरीकों से मैं रेड बॉल निकाल सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल कैसे कैसे हो सकता है, सोच के बताओ। ऐसा हो सकता है ना कि मैंने बैग ए चूज करा हो और फिर उसमें से बॉल रेड निकला हो, यानी कि बैग ए चूज करा और उसमें से रेड निकलना, रेड बॉल का निकलना, या फिर हमने बैग बी चूज करा हो और उसके बाद रेड बॉल आ गया हो। दीज टू आर द पॉसिबिलिटीज। अब आप सोचो अगर ये दोनों बैग हैं,
मैं अंधेरे कमरे में गया, मैं इन दोनों में से किसी को भी चूज कर सकता था, यानी कि बैग ए को चूज करना या बैग बी को चूज करना, दोनों इक्वली चांस है ना। यानी कि इसको चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/2, 50-50। इसको चूज करने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी थी, 1/2। जब मैंने बैग ए चूज करा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। 1/2 कैसे आया भाई, दो ही बैग है ना, दो बैग हैं, दो में से एक चूज करना है, तो पहले बैग को चूज करने का चांस आधा, दूसरे बैग को चूज करने का चांस भी 1/2। बैग ए को चूज करने का चांस है 1/2, और उसमें से रेड बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 रेड बॉल है, टोटल 7 बॉल है, 4/7। और बैग बी में से रेड बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 6/11। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल प्रोबेबिलिटी बताओ रेड बॉल निकलने की, तो मैं क्या बोलूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बैग ए, एंड देन जब हमने बैग ए चूज कर लिया था उसके बाद से रेड बॉल का निकलना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बैग ए चूज करा और ए चूज करने के बाद रेड बॉल का निकलना, और का मतलब क्या होता है, प्लस। या फिर क्या हो सकता है कि हमने बैग बी चूज करा हो, बैग बी चूज करने का प्रोबेबिलिटी, और जब मैंने बैग बी चूज कर लिया है उसमें से रेड बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल गिवन दैट बैग बी इज चोजन। जब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो ये बन जाता है टोटल प्रोबेबिलिटी। इन दो रास्तों से रेड बॉल निकल सकती है। पर बेस थ्योरम आपको क्या बताता है, बेस थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का ही यूज करके क्या बताता है कि अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैं बोल रहा हूं रेड बॉल है, तुम तो ये बताओ वो बैग बी से निकला था, इसके क्या चांसेस है। फिर से, जो नीचे हम लिखते हैं स्लैश के बाद, वो इवेंट हो चुका है, उस इवेंट के होने के बाद बी के होने के क्या चांसेस है। यानी कि रेड बॉल ऑलरेडी मुझे पता है कि रेड बॉल आ चुका है, आप तो ये बताओ कि वो बैग बी से निकला था, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी है इसमें ए का भी योगदान है और बी का भी योगदान है, उन दोनों से मिलकर तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी बना है। तो मैं बोलूंगा जो टोटल प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल निकलने का उसको डिनोमिनेटर में रखो, और इसमें बैग बी से निकलने का जो चांस था उसको ऊपर लिख दो बस। एक बार फिर से, हमने क्या बोला, पहले हमने क्या डिस्कस करा कि रेड बॉल कैसे कैसे निकल सकता है वो बताओ। तो रेड बॉल तो सर बैग ए से भी आ सकता है या फिर बैग बी से भी आ सकता है, बराबर। बैग ए से आएगा तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी है, बैग बी से आएगा तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी है, दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो टोटल आउटकम होते हैं वो मेरे डिनोमिनेटर में आता है कि नहीं आता है, ऐसे समझो। अब इस टोटल प्रोबेबिलिटी में मुझे बताना है कि बैग बी से निकला था उसका क्या चांस है। उसको मैं कैसे बताऊंगा, जो बी का इसमें योगदान होगा, बैग बी से निकलने की प्रोबेबिलिटी, उसको मैं न्यूमरेटर में रख दूंगा, वो मेरा फेवरेबल केस बन जाएगा। इन दोनों में से मेरा फेवरेबल केस कौन सा है, ये तो टोटल है, इसमें से फेवरेबल है ये वाला हिस्सा। दिस इज बेस थ्योरम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को प्रॉपरली एक बार सॉल्व करके आपको मैं बताता हूं कैसे अप्लाई होगा। हाँ जी, तो हम इस क्वेश्चन में अब जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसको हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं प्रॉपरली, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19, तो आपको समझाने के लिए अगेन मैं एक बार वो डायग्राम बताता हूं। 3 वाइट बॉल्स, 4 रेड बॉल्स, 5 वाइट बॉल्स, 6 रेड बॉल्स, है ना, यही दिया था ना, ठीक है। और ये है आपका बैग ए, ये है आपका बैग बी। अब हम बोर्ड एग्जाम में किस तरह से लिखेंगे, तो हम इस तरह से लिखते हैं, लेट द इवेंट ऑफ चूजिंग बैग ए is even, and let the event of choosing bag B is E2. Let the event of getting a red ball is A. हमने पहले डिफाइन कर दिया कि बैग बी को चूज करने के इवेंट को हम इवन कह रहे हैं, बैग बी को अगर चूज करा उसको हम E2 कह रहे हैं, और रेड बॉल निकलने को हमने इवेंट ए नाम दे दिया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है। देखो E1 और E2 ऐसे इवेंट्स है ना कि अगर मैं किसी एक को करूंगा तो दूसरा तो नहीं होने वाला है, डिसजॉइंट है। भाई अगर आप बैग ए को चूज करोगे तो बी तो ऑटोमेटिकली नहीं चूज हुआ, राइट। तो बैग ए को और बैग बी को, हमारे पास दो बैग्स हैं,
तो दोनों को चूज करने का चांस इक्वल है ना, इसको चूज करने का चांस भी 1/2, इसको चूज करने का चांस भी 1/2। लेट्स से हमारे पास 3 बैग्स होते, अगर 3 बैग्स होते तो हर बैग का इंडिविजुअल चांस कितना होता चूज करने का, सिलेक्ट होने का? 1/3 1/3 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना? 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना? 1/2। ठीक है, अब हमको यह बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल कैसे निकलेगा। ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल वो कैसे निकल सकता है? तो उसमें आप सोचो, या तो मैं बैग एक चूज करूंगा और उसमें से रेड बॉल आ जाए, या तो मैं बैग बी चूज करूंगा और उसमें से रेड बॉल आ जाए। ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है मेरे पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी, मैंने इवेंट 1 यानी कि बैग ए चूज करा एंड E1 हैज हैपेंड, उसके बाद रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, प्लस मैंने बैग E2 चूज करा होगा, प्लस का मतलब और, या तो ये या तो ये, E2 चूज करा होगा और E2 के होने के बाद रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू, बेटा बैग ए में से रेड बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या है भाई? 4 रेड बॉल हैं, टोटल 7 बॉल हैं, तो 4/7 प्लस बैग E2 का सिलेक्ट होने का चांस 1/2 और E2 में से रेड बॉल निकलना, E2 में देखो 6 रेड बॉल हैं, टोटल 11 हैं, तो 6/11। अब हमको क्या फाइंड करना है? टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, उसने बोला क्वेश्चन में कि इट इज नोन दैट द बॉल इज रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट दिस बॉल फ्रॉम द बैग बी। क्या मालूम है हमको कौन सा इवेंट हो चुका है? बॉल रेड आ चुकी है, ए हैज हैपेंड, और ए E2 के कारण हुआ, हमें ये प्रोबेबिलिटी बताना है। फिर से बेस थ्योरम क्या करेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बताएगा, गिवन दैट ए हैज हैपेंड, रेड बॉल आ चुका है, रेड बॉल E2 के कारण यानी कि बैग बी के कारण आया होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? यूजिंग बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन ए विल बी इक्वल टू, नीचे आप क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, रेड बॉल निकलने की टोटल प्रोबेबिलिटी, और ऊपर क्या लिखोगे? वो रेड बॉल E2 से निकला हो उसकी प्रोबेबिलिटी। E2 सिलेक्ट करा और E2 में से रेड निकला, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, और न्यूमरेटर में फेवरेबल क्या हो जाएगा कि वो इवेंट E2 के कारण हुआ है, बैग बी के कारण हुआ है। तो बस इसका वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 6/11 अपॉन 1/2 इंटू 4/7 प्लस 1/2 इंटू 6/11। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? आप इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। इज दिस फाइन? तो न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारे पास 3/11, डिनोमिनेटर में कितना? 2/7 प्लस 3/11, तो यह आ जाएगा 3/11 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा 77, तो यहाँ आ जाएगा 22 प्लस 21। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 3/11 इंटू 77 अपॉन 43, 21/43। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा अब, है ना? बेस थ्योरम हमने अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, बढ़े आगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 3 मार्कर। अ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑड नंबर कम्स अप एट लीस्ट वंस। ठीक है भाई, एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, एक डाई है उसको हमने 3 बार फेंका, अब तीनों बार जब हम उसको साइमल्टेनियसली थ्रो करेंगे, एक के बाद एक थ्रो करेंगे, तो कोई ना कोई नंबर आएगा। अब आपको ये बताना है उस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि कम से कम एक बार तो ऑड नंबर आया ही होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करें? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। भाई एटलीस्ट वंस का मतलब क्या होता है? कम से कम एक बार ऑड नंबर आया हो। जैसे कि पहली बार डाइस फेंका, ऑड नंबर आ गया, दूसरी बार फेंका नहीं आया, तीसरी बार फेंका नहीं आया, चलेगा, एक बार तो आ गया ना। लेट्स से पहली बार डाई को थ्रो करा, आ गया ऑड नंबर, दूसरी बार थ्रो करा,
ऑड नंबर आ गया, तीसरी बार में नहीं आया तो भी सही है, कम से कम एक बार आ गया। कम से कम एक बार का मतलब क्या है कि एक बार ऑड नंबर आ जाए, 2 बार ऑड नंबर आ जाए या तीनों बार ऑड नंबर आ जाए, एवरीथिंग इज गुड। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहली बार में भी इवन आ गया, दूसरी बार में भी इवन आ गया, तीसरी बार में भी इवन आ गया। इज दिस क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एटलीस्ट वंस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर वंस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ट्वाइस, 2 बार आ जाए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर थ्राइस। अब यहां पे एक पंगा है, क्या टेंशन है यहां पर कि यहां पे ऑर्डर तो हमको बताया नहीं है, एक बार ऑड नंबर आना चाहिए। अब आप खुद सोचो, वो ऑड नंबर पहले थ्रो पे भी आ सकता है, दूसरे पे भी आ सकता है, तीसरे पे भी आ सकता है, तो वो 3 केसेस यहां पे बनेंगे। 2 बार ऑड नंबर आना, पहले दूसरे पे आ जाए, दूसरे तीसरे पे आ जाए, पहले तीसरे पे आ जाए, तीनों बार ऑड नंबर आना, उसका तो एक ही केस बनेगा, यानी यहाँ पे मल्टीपल केसेस बनाने पड़ेंगे। तो इसका एक शॉर्ट तरीका लगाते हैं भाई, टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 रहेगा, वो तो 1 है, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, इट शुड बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑल 3 टाइम्स। सोचो, अगर तीनों बार इवन नंबर आया होगा, वो एक केस, अगर हम उसको हटा दें तो बाकी सारे केसेस में कम से कम एक बार तो ऑड नंबर आया ही होगा ना भाई। अगर सारे केसेस को हम सारे इवेंट्स को, जो भी सारे सैंपल पॉइंट्स हमारे, सबको हम ऐड कर लें तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है। पर अगर मैं वो वाला एक केस हटा दूं, कौन सा केस जिसमें तीनों बार इवन नंबर आ गया, अगर मैं वो हटा दूं तो कौन से केसेस बच जाएंगे? वो सारे केसेस बच जाएंगे जिसमें ऑड नंबर कम से कम एक बार तो आया होगा। अब ये करना आसान है, क्यों? क्योंकि हमको सिंपली क्या करना है, वी मस्ट बी सॉल्विंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, आई एम सॉरी, हेड नॉट हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर एंड इवन नंबर एंड इवन नंबर, तीनों बार इवन नंबर आना चाहिए। इज दिस फाइन? सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू दिस। अब तीनों बार इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे सोल्व करें? वी नो दैट total outcomes on throwing a die is equal to 6 होता है, और इवन नंबर कौन कौन से होते हैं डाइस पे? 2, 4, 6। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इवन नंबर, 3 फेवरेबल केसेस हैं उस 6 में से, तो टोटल आपका प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा? 1/2। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी is equal to 1 minus probability of getting even on the first die and probability of getting even on the second die, probability of getting even on the third die। अब आप ऐसे सोचो, कॉन्सेप्चुअली यहां पे हम क्या करना चाह रहे हैं, देखो, probability of getting even on the first time I throw the die and probability of getting even second time and probability of getting even third time। अब ये तीनों इवेंट्स तो इंडिपेंडेंट है भाई, पहली बार अगर इवन आ गया, इट डज नॉट, उसका कोई लिंक नहीं है दूसरी बार इवन आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन ऑन द फर्स्ट टाइम इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन ऑन द सेकंड टाइम इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन ऑन द थर्ड टाइम। ये तीनों इवेंट एक साथ होने चाहिए। अब क्योंकि ये तीनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, मैं इस इंटरसेक्शन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकता हूं कि पहले इवन आ जाए, फिर दूसरी बार भी आ जाए, फिर तीसरी बार भी इवन हो जाए। जब भी इवेंट ऐसे साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, हम मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, पहली बार इवन आने का चांस 1/2, दूसरी बार इवन आने का चांस 1/2, तीसरी बार इवन आने का चांस 1/2। सो दैट विल बिकम 1 माइनस 1/8। सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 7/8। इज दिस क्लियर एवरीवन? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बच्चों, अब हमने हमारे 3 मार्क का सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। नाउ ओनली थिंग इज लेफ्ट इज 4 मार्क का क्वेश्चन। अगेन ये हमारे पास 8 क्वेश्चन हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे एंड दैट विल कंक्लूड अवर सैंपल पेपर सॉल्यूशन सीरीज। आप इस प्लेलिस्ट को पूरा देखिएगा, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 मार्कर क्वेश्चन से लेके 3 मार्कर क्वेश्चन अभी सॉल्व हो चुके हैं। द प्लेलिस्ट विल बी अपडेटेड इन द नेक्स्ट फ्यू डेज एंड उसके बाद हम बाकी के जो हमारे टॉपिक्स हैं, प्रॉपर चैप्टर्स हैं, उनके लिए हम वीडियोस लेके आने वाले हैं।
ओके, सो आई होप आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं. प्लीज़ लाइक द सेशंस, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर सच अमेजिंग कंटेंट. आपको कोई डाउट्स हो, आपके कुछ सजेशन हो, आपको कुछ कंटेंट चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए. वी विल मेक अ वीडियो ऑन दैट. ओके एवरीवन, so thank you for watching the session. Let's meet in the next video. All the best.